किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गेहूं और जौ की फसल में रोग प्रबंधन के बारे में। तो आइए इस विषय पर लेते हैं जानकारी। आज के हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप सिंह शेखावत, एसोसिएट प्रोफेसर पादप रोग विज्ञान, रारी, दुर्गापुरा, जयपुर से। किसान भाइयों राम राम। आज अपन गेहूं और जौ में जो रोग लगते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि गेहूं हमारे रबी की फसल बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है रबी सीज़न की, और अन्य फसलों की भांति गेहूं और जौ की फसल में भी बहुत सारे रोग लगते हैं। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि कौन कौन से तो रोग होते हैं और उनका कारण क्या होता है, क्यों लगते हैं और हम उनको कैसे पहचानें और उनका हम फिर निदान कैसे करें। तो किसान भाइयों, हम गेहूं और जौ में लगने वाले रोगों को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। ऐसे रोग जिनके लक्षण बाली पे प्रकट होते हैं, दूसरे वह रोग जिनके लक्षण पत्तियों पे प्रकट होते हैं, और तीसरी श्रेणी के वह रोग जिनके लक्षण जड़ में प्रकट होते हैं। तो आज हम बारी बारी से सभी रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाली में होने वाले रोगों के लिए। तो बाली में जो रोग लगते हैं उनको हम कंडवा रोग बोलते हैं। सभी किसान भाई इन रोगों से परिचित हैं। अपनी स्थानीय भाषा में किसान भाई इनको काग्या रोग के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडवा रोगों की। तो गेहूं के अंदर 2 तरह के कंडवा रोग होते हैं। एक होता है अनावर्त कंडवा रोग, दूसरा होता है पत्ती कंडवा रोग। सबसे पहले हम बात करते हैं अनावर्त कंडवा रोग की बात। तो अनावर्त कंडवा रोग ये एक कवक जनित रोग है और ये बीज के माध्यम से लगता है। गेहूं और जौ की दोनों फसल में ये रोग होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर जो बाली है उसके स्थान पे जहाँ दाने बनने चाहिए वहाँ पे ये काला पाउडर भरा हुआ है, और ये काला पाउडर है वो रोगजनक जो कवक है उसके बीजाणु होते हैं, और यही बीजाणु हवा के माध्यम से उड़कर जो स्वस्थ बाली है उसको संक्रमित कर देते हैं। संक्रमित करने का मतलब ये नहीं है कि इसको काला कर देंगे, लेकिन ये जो बीजाणु उड़ते हैं जो बीज बनने की प्रक्रिया को नहीं रोकते, लेकिन इसके अंदर जो दाना बनता है उसको ये संक्रमित कर देते हैं। ये गेहूं और जौ दोनों फसलों में होता है। जबकि दूसरा जो कंडवा रोग जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको आवर्त कंडवा रोग बोलते हैं। ये केवल जौ के अंदर होता है, और इसमें आप देखेंगे कि जो काला पाउडर है वो एक मजबूत झिल्ली के द्वारा ढका रहता है, और फसल के दौरान ये काला पाउडर अपने आप स्वतः बाहर नहीं निकलता है। जबकि अनावर्त कंडवा रोग के अंदर ये काला पाउडर एक बहुत ही नाजुक झिल्ली से ढका रहता है। हवा के संपर्क में आने पे ये झिल्ली फट जाती है, और उसके बाद ये जो काला पाउडर जो देख रहे हैं आप, जो फंगस के बीजाणु हैं वो हवा के माध्यम से उड़ के और दूसरी जो हमारी स्वस्थ बालियाँ हैं उनको संक्रमित करती है। और ये जो जौ वाला जो आवर्त कंडवा रोग है, ये जब जौ की गहाई होती है तब ये टूटता है, उसके बाद में ये काला पाउडर निकलता है और स्वस्थ दानों के ऊपर चिपक जाता है। इसलिए हम इसको बाह्य बीजोड़ रोग बोलते हैं, और अनावर्त कंडवा को रोग इसको हम अंत्य बीजोड़ रोग बोलते हैं। तीसरा रोग होता है गेहूं के अंदर, जिसको हम पत्ती कंडवा रोग बोलते हैं। तो ये जो काले बीजाणु है वो पत्ती के ऊपर दिखाई देते हैं, और किसान भाई स्थानीय भाषा में उस रोग को धूमशा रोग बोलते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि इसका हम निदान कैसे करें। तो किसान भाइयों, कंडवा रोगों का निदान बहुत आसान है, लेकिन सजगता की आवश्यकता है। यदि हम बीज उपचार करेंगे सही दवाई से तो इसका 100% नियंत्रण संभव है। तो कैसे करें बीज उपचार के लिए हम कौन सी दवा का इस्तेमाल करें? सबसे पहले हमें ये करना है कि टेबुकोनाजोल 2% दवा आती है, उसको हम 1 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से काम ले सकते हैं। और दूसरी दवा इसके अंदर कार्बोक्सिन प्लस थायराम, जो आप ये देख रहे हैं इस प्रकार का जो बैंगनी कलर की दवा है, ये 75% WP की होती है। यदि टेबुकोनाजोल बाज़ार में उपलब्ध नहीं है तो हम इस दवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इस दवा का उपयोग हम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से लेंगे। तो किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने बीज उपचार करा है उनके खेतों में कंडवा रोग का कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। लेकिन क्योंकि अब खड़ी फसल में बीज उपचार संभव नहीं है, तो खड़ी फसल में हम क्या करें? तो किसान भाइयों, खड़ी फसल में अब क्योंकि ये एक जीवन चक्र इसका 1 वर्षीय होता है इस रोग का, तो ये इस सीज़न के अंदर ये जो कंडवा रोग है वो हमारी स्वस्थ बालियों को काले रूप में रूपांतरित नहीं कर सकता है। इसलिए हमें आर्थिक रूप से कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। इसलिए आप खड़ी फसल में इस पर कोई भी दवाई छिड़कने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि यदि आप अपने उत्पाद को बीज के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो रोगग्रस्त बालियाँ हैं उसको हमें उखाड़ना है, और उनको या तो गड्ढा खोद के गाड़ना है या इनको जला के नष्ट करना है। लेकिन उनको उखाड़ते वक्त ध्यान ये रखना है
कि हमें कोई कागज़ के थैली के अंदर ये जो बाली होती है उसको अंदर हम कागज़ के बैग को अंदर इसको लेंगे और यहाँ से मजबूती से पकड़ के इसके बाद में काटा जाएगा। यदि हम झटके से इसको तोड़ेंगे तो ये जो बीजाणु है वो खेत के अंदर फैल जाएंगे और रोग का प्रसार ज़्यादा होगा। इसलिए हमें इनको तोड़ते वक्त सावधानी रखनी चाहिए। अब हम दूसरी बात करते हैं जो पत्तियों पे होने वाली बीमारी है। तो पत्तियों में होने वाली बीमारी गेहूँ और जौ के अंदर 3 तरह की रोली रोग होती है। रोली रोग इसके अंदर बहुत प्रमुख होता है। तो रोली रोग के अंदर सबसे पहले होते हैं पीली रोली रोग, जिसके लक्षण आप देख रहे हैं कि पत्ती के ऊपर ये हल्दी जैसा पाउडर आपको दिखाई दे रहा है ना। मैं इसको मेरी उंगली के ऊपर आपको ऐसे लेके देख रहा हूँ तो मेरी उंगली के अंदर जैसे हल्दी का पाउडर चिपक गया है, ऐसा पाउडर चिपक गया। ये पाउडर इस कवक के जो रोग कारक कवक है उसके बीजाणु होते हैं और यही बीजाणु हवा के माध्यम से एक खेत से दूसरे खेत में, एक पौधे से दूसरे पौधे में रोग का प्रसार करते हैं। किसान भाइयों, इस बीमारी का बीज से और मृदा से कोई लेना देना नहीं है। ये रोग हवा के माध्यम से आता है। दूसरे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो भूरी रोली रोग है, जिसके लक्षण आप देखेंगे कि पत्ती के ऊपर इसमें जो फफोले हैं उसका जो रंग है वो नारंगी रंग का है, जैसे कोई हमने ईंट का पाउडर पीस दिया हो, इस प्रकार का रंग है। और पीली रोली के अंदर आपने देखा कि पत्ती पे जो फफोले बने वो एक सिलाई, जैसे हम कोई मोटे कपड़े पे सिलाई करते हैं वैसे लाइन में बने थे। लेकिन भूरी रोली के अंदर ये जैसे हमारी कोई छलनी होती है उसमें जो छेद होते हैं फैले हुए, उसके हिसाब से ये पशुल बनते हैं। अब ये शुरुआत के अंदर पत्ती पर बनते हैं, लेकिन रोग की उग्र अवस्था में ये तने के ऊपर बन जाते हैं और जो बाली बनती है और दाने बनते हैं उसके ऊपर भी बन जाते हैं। और इससे होता क्या है कि ये हमारा जो पौधे का जो भोजन है उसको ये अवशोषित कर लेता है। साथ ही इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, क्योंकि पूरी पत्ती के ऊपर ये पीला पाउडर छा जाता है, इसलिए जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो भी प्रभावित होती है, जिससे उत्पादन पे भारी नुकसान होता है और दाने हल्के बनते हैं और पौधों की जो बढ़वार है वो रुक जाती है। तीसरी जो रोली होती है वो काली रोली बोलते हैं, लेकिन ये रोली भारत के दक्षिणी प्रांतों में ज़्यादा आती है। हमारे राजस्थान और उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर इस रोग का प्रकोप प्राय नहीं देखा जाता है, इसलिए हमारे यहाँ पे भूरी और पीली रोली ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब रोग के लक्षणों के बाद में इस रोग का हम निदान कैसे करें, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब भी हम गेहूँ और जौ की बुआई करें, हमेशा जो हमारी नवीनतम उन्नत किस्में हैं, रोली रोधक उन्नत किस्में हैं, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। तो जिन किसानों ने रोली रोधक किस्मों का प्रयोग किया है, जैसे गेहूं के अंदर जिन्होंने राज 4037, राज 4120, राज 4238, राज 4079, राज 3077, राज 3777, ऐसी उन्नत किस्मों का जो कि रोली रोधक है उनका इस्तेमाल किया है, उनको रोली के रोग के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज भी बहुत सारे किसान भाई जो पुरानी किस्में हैं जिसमें रोली रोग के लिए प्रति वो सहिष्णु हो चुकी है, उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे राज 1482 बहुत जगह पे किसान भाई लगा रहे हैं, C306 किसान भाई लगा रहे हैं, इनमें रोली आने की बहुत संभावना है। और आपने देखा कि पिछला जो मौसम था जिसमें ठंड पड़ रही थी, काफ़ी कोहरा था, ये पीली रोली के लिए बहुत ही अनुकूल माना जाता है। तो इसमें किसान भाई अपने खेत का नियमित रूप से निरीक्षण करें, खास तौर से जहाँ पे पेड़ है, जहाँ छाया है, वहाँ पे इस रोग का प्रकोप शुरू होगा। तो एक बार छोटा सा इसमें जो संक्रमण का छोटा सा एक स्पॉट बनता है, उसके बाद में ये रोग धीरे धीरे पूरे खेत के अंदर फैल जाता है। तो रोग की पहचान करने के बाद में जब हमें लग जाए कि अब ये रोग का संक्रमण हमारे खेत में हो चुका है और अभी फसल की अवस्था काफ़ी लंबी रहेगी, जैसे कभी इसमें भी बाली बढ़ने की अवस्था है या दूधिया अवस्था है, इस अवस्था में यदि रोग आ गया है तो हमें इसके लिए उचित निदान का कदम उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे को जो टेबुकोनाजोल नामक दवाई आती है 25.9% दवा, उस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं हम 1 मिलीलीटर 1 लीटर के हिसाब से। इन दवा के अलावा एक दवा आती है जिसमें टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, इन दोनों का मिश्रण होता है 75% WP का। इस दवा का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं और ये दवा हम आधा मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के हम छिड़काव करेंगे। और यदि आवश्यकता हो और रोग के लिए अनुकूल अवस्था है तो हम इस छिड़काव का दोहराव भी कर सकते हैं। ये तो पीली और भूरी रोली दोनों के नियंत्रण के लिए ये एक ही तरह की दवाई है जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम जड़ में रोग जो बीमारी जड़ में लगती है उसके बारे में बात करते हैं। किसान भाइयों, बहुत सारे खेतों के अंदर किसान भाई पर्याप्त मात्रा में पानी देता है, पर्याप्त मात्रा में
उर्वरक देता है, उसके बावजूद भी जगह जगह फसल का बढ़वार सही ढंग से नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि उसकी जड़ में रोग का प्रकोप हो सकता है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो पौधे हैं इसके अंदर आप ये पौधे की बढ़वार रुकी हुई है खेत में, जबकि ये पौधा ज़्यादा अच्छा है और इनकी जड़ों को अब ऐसे में हमें देखना चाहिए कि ये जड़ से होने वाली कोई बीमारी है। तो हम पौधे को उखाड़ के देखेंगे तो जड़ के अंदर आप देख रहे हैं कि जो स्वस्थ पौधा होता है उसमें जड़ के अंदर ये 3 या 4 तंतु होते हैं, जबकि रोगग्रस्त पौधा होता है ये जो बीमारी होती है सूत्रकृमि से लगती है। और रोगी जो पौधे होते हैं उसमें आप देख रहे हैं कि बाल के गुच्छे जैसे जड़ की जड़ों का जो रूपांतर है वो बाल के गुच्छे जैसा हो जाता है। और इसी के कारण से जो पौधा होता है वो मृदा से पर्याप्त मात्रा में नमी और जो पोषक तत्व है उसको ग्रहण नहीं कर पाता है और जगह जगह ये इस प्रकार का संक्रमण होने के बाद में पौधे की बढ़वार रुक जाती है, पौधे में पीलापन आ जाता है और उत्पादन में भारी कमी होती है। तो अब इस रोग के निदान के लिए हम क्या करें? तो इस रोग के निदान के लिए किसान भाइयों, यदि आपके खेत में प्रतिवर्ष इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो आप जो कि 2 किस्में हैं RD 2035 और 2052 उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों किस्मों के अंदर इस जो मोलिया बीमारी है जो कि सूत्रकृमि से लगती है उसका प्रकोप बहुत कम होता है। इसके अलावा हमारे राजस्थान में दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान से भारत की एकमात्र मोलिया रोधक किस्म है जिसको हम राज मोलिया रोधक 1 किस्म के नाम से जानते हैं। जिन खेतों में मोलिया रोग का अत्यधिक प्रकोप है वो किसान भाई राज मोलिया रोधक 1 किस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस किस्म को लगाओगे आप तो इसमें मोलिया रोग का प्रकोप नहीं होगा। इसके अतिरिक्त हम इसका रासायनिक उपचार भी करते हैं जिसके अंदर किसान भाई कार्बोफ्यूरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है ताकि इस रोग का प्रकोप नहीं हो। लेकिन किसान भाइयों विशेष तौर से ध्यान देने की बात यह है क्योंकि ये मृदाजनित रोग है तो इसमें आपको खेत के अंदर उचित फसल चक्र अपनाना बहुत आवश्यक होगा। जो गर्मी की गहरी जुताई है वो भी आपको करना पड़ेगा। तो रोगों के प्रबंधन के लिए हमें केवल रसायनों के ऊपर इस्तेमाल पे हमें निर्भर नहीं रहना है, हमें इसके लिए समुचित प्रबंधक जो कि समन्वित रोग प्रबंधन है उसको अपनाना है, जिसमें कि रोग प्रबंधन की सभी विधाएं हैं उनका इस्तेमाल करना है। और जब अंत में यदि कोई भी विधा से हमारा रोग नियंत्रण नहीं हो रहा है तब हमें रसायनों का इस्तेमाल करना है। तो हम किसान भाई इस प्रकार से गेहूं और जौ की फसल में हम रोग का प्रबंधन करेंगे तो इनके रोगों से बच जाएंगे। इसके अलावा एक रोग जो गेहूं के अंदर जो मैं बताना चाहूँगा जिसका जो कि करनाल बंट की बीमारी है, जो पूरी फसल के दौरान हमें उसके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, वो पहचानी नहीं जाती है, लेकिन जब हम घाई के बाद में जब दाने हमारे हाथ में आते हैं, फसल निकल के हमारे हाथ में आती है तो स्वस्थ दानों के स्थान पे यदि करनाल बंट का संक्रमण होता है तो दाने की नोक के ऊपर काला काला धब्बा बन जाता है और उस दाने को हम किसी सफ़ेद जैसे कागज़ के ऊपर हम दबाते हैं तो उसमें से काला काला पाउडर निकलता है और ये काला पाउडर जो रोग कारक जो फंगस होते हैं उसके बीजाणु होते हैं। तो ये बीमारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसका आर्थिक रूप से नुकसान कम होता है, लेकिन क्योंकि भारत में अब जो गेहूँ है वो लगभग 110 मिलियन टन के बराबर उत्पादन होने लगे और हम दूसरे देशों को गेहूँ निर्यात कर रहे हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर संघरोधक बीमारी है वो व्यापार में हमें बाधा प्रकट करती है। इसलिए इस रोग से बचने के लिए भी जिन खेतों में इस रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है वहाँ किसान भाई जब फसल पोटे में आती है उस समय प्रोपिकोनाजोल नामक जो दवाई आती है उसका 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के छिड़काव करेंगे तो इस रोग का प्रकोप से हम बच पाएंगे। तो किसान भाइयों इस प्रकार से ये गेहूँ और जौ की बीमारियों के बारे में आप समय रहते सारा उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से गेहूँ और जौ में होने वाली बीमारियों के नुकसान से हम बच पाएंगे और भरपूर उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों हम खेती यदि सजगता से करेंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छा उत्पादन अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन ले पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें मृदा के बारे में सोचना चाहिए कि हमारी मृदा में पोषक तत्व कैसे हैं, उसकी जांच कराने के बाद में हम पोषक तत्व का आवश्यकता के हिसाब से इस्तेमाल करें और सही किस्मों का हमारे वातावरण के लिए जो सिफारिश की हुई जो उन्नत किस्में हैं उनका इस्तेमाल करना है, पर्याप्त मात्रा में बीजोपचार करना है सही ढंग से और इसके बाद में समय समय पे फसल का निरीक्षण करना आवश्यक है। और जब फसल का निरीक्षण करने के बाद में प्रारंभिक अवस्था में ही रोग के लक्षण की पहचान करके उसके लिए उचित कदम उठाना आवश्यक है। तो हम यदि सजगता से खेती करेंगे तो हम भरपूर उत्पादन ले पाएंगे। तो किसान भाइयों से मेरा यही आग्रह है कि खेती में सजगता बहुत आवश्यक है और जो भी नवीन विधाएं हैं उनका इस्तेमाल आप ज़रूर करें और अधिक से उत्पादन लें।
उम्मीद है किसान भाइयों कार्यक्रम में दी गई जानकारी का भरपूर लाभ उठाएंगे। अगर आप हमारे कार्यक्रम में कुछ नया देखना चाहते हैं या कोई सुझाव जो आप हमें देना चाहते हैं तो देर किस बात की, कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krashidarshanjaipur@gmail.com। हम आपसे फिर मिलेंगे नई जानकारी, नई विषयों और नई सोच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।